Good morning everyone and welcome to the class. We have completed our chapter What Books and Burials Tell Us, and in today's class we will discuss some of the questions from between the chapter. As the questions which are given at the end of the chapter, you have done all those questions. I have sent the answers through Snapwork, and you have completed with that portion. And today we will discuss extra, which are called extra questions, है ना. अब ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस. इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे जो भी चैप्टर के बीच से हैं वो सब हम डिस्कस कर लें. इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कहाँ से निकलते हैं, है ना. जब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो इससे स्लोली यू विल गेट एन आइडिया, है ना. अभी आप छोटे हो, बट अगर आपके माइंड को सही ढंग से आप अपने माइंड को सही ढंग से इंस्ट्रक्शन दोगे तो धीरे 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 आप चीज़ों को करने लगोगे. यू विल नॉट बी नोइंग, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और एकदम बढ़िया काम होने लग जाता है. बस एफर्ट करने की ज़रूरत है ना. अगर आप एफर्ट करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एफर्ट जो है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए. एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर, है ना. वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू. आपको जो भी मेहनत तो आपको करनी है ना. बट हम जो टीचर्स होते हैं, हमारी क्या रोल है? वी आर द फैसिलिटेटर. हम आपके को मेहनत किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ें बताने के लिए हम होते हैं, है ना. तो मेक यूज़ ऑफ एवरीथिंग. जो भी आपको डायरेक्शंस मिल रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, उन सबको आप फ़ायदा उठाइए और अपने आप को एनरिच बनाइए. सबसे बड़ी जो चीज़ होती है दुनिया में वो हमारा नॉलेज ही होता है. नॉलेज इज़ इट इज़ द थिंग विच मेक अस मोस्ट पावरफुल. हमारे पास कुछ भी नहीं होगा ना, बस ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो हम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हैं. हम कहीं पर भी कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं. ये बहुत मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग नॉलेज, है ना. तो इसलिए योर पर्पस शुड नॉट बी टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन ओनली. That should not be the purpose of studying. Whenever you are studying to gain knowledge, है ना. नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हो. इट शुड बी देयर इन योर माइंड. यू आर नॉट स्टडिंग फॉर गेनिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स ओनली. अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो वो गुड मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे. नो वन कैन स्टॉप इट, है ना. तो योर एम शुड बी कि हमें ज्ञान पाना है ना. और जहाँ भी जो दिक्कत आए, the teachers are there to help you out, and you must not be hesitate, है ना. किसी भी तरह से हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. जहाँ जो नहीं आता है वो पूछना है. और सबसे बड़ी चीज़ ये हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि जो क्वेश्चन करते हैं बच्चे, एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, है ना. तो कभी जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें जब क्वेरीज आते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो टीचर्स को ये बहुत अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज इट गिव्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द टीचर दैट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं. अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. इट्स नॉट कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ रहा है उसको सब चीज़ें समझ में आ गई है. चीज़ें सबके नहीं समझ में आई हैं, लेकिन किसी को पूछने की इच्छा नहीं है, किसी को पूछने की लग रहा है क्यों पूछे, हमको शर्म आ रही है, पूछेंगे तो फिर सब लोग हंसेंगे मुझ पे कि इसको नहीं समझ आए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एक्चुअली क्या होता है ना कि वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन द क्लास. हम लोग भी जब छोटे थे तो ये चीज़ें आई. स्पेशली हम अपने आप को मैं कहूँगी, मैंने कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि
अब किसी चीज़ को समझाया गया बट मेरी समझ में नहीं आया, अब मुझे पूछने में हेजिटेशन हो रहा है, कैसे पूछूं, कोई नहीं पूछ रहा है, सबकी समझ में तो आ गया बट मेरी ही समझ में नहीं आया है। बहुत जिसको हम हेजिटेशन कहते हैं, एम्बैरेसमेंट हो रहा है, कैसे पूछूं। बट जब मैंने पूछा तो क्या हुआ कि टीचर ने फिर से पूछा कि अच्छा इसको नहीं समझ में आया, बाकी लोग जिसको समझ में आया है वो हाथ उठाओ और वो बताओ। कोई नहीं बता पाया। इसका मतलब क्या है? ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार ही ऐसा हुआ। तो व्हाट डज इट मीन कि चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती फिर भी हम बैठे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारा मजाक करेंगे हम पूछेंगे तो। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। अगर आप पूछ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब होता है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सो ये ट्रेट कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। हमेशा आपको क्वेश्चंस पूछना है जब भी नहीं समझ में आए। कभी वो नहीं सोचना चाहिए कि सब और लोग क्या कहेंगे, है ना। तो अभी हम लोग अपने इस चैप्टर में से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और जहाँ भी जो भी कंफ्यूजन होता है उसको हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हैं वो है विच इज द oldest book in the Indian subcontinent. And which is the oldest book in the Indian subcontinent? When was it composed? है ना, इसको कब कंपोज किया गया था? So the answer is Rigveda is the oldest book in the Indian subcontinent and it was composed around 3500 years ago. Okay, so I am just writing the words. You have to write the complete sentence. Never write only words. है ना, जब अगर क्वेश्चन में आपको ये बता दिया जाता है कि yes one word answer, give answer in one word only, then you can write one word. But if it is not given कि you write you answer in one word, then you should write the complete sentence. So in this question, what will be the complete sentence? The oldest book in the Indian subcontinent is Rig Veda. ठीक है? And it was composed around 3500 years ago. ठीक है? Rig Veda ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि the question is which gods and goddesses, okay, which god and goddesses are praised in the hymns of Rig Veda. So we have discussed about it. जो गॉड है इसमें जिनका प्रेज किया गया है वो है अग्नि, सोमा
एंड इंद्रा। ओके, अग्नि फायर के गॉड है, सोम जो है दैट इज a kind of special drink which is made from a plant, ठीक है। Soma, Agni, Soma and Indra. So Agni is the god of fire, Soma is a special drink prepared from a plant and Indra is a warrior god. तो इनके बारे में ही ऋग्वेदा में प्रेयर किया गया, हैंड्स जो है वो इनके बारे में ही हमें देखने को मिलते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि इन विच लैंग्वेज द ऋग्वेदा इज रिटन। ओके, व्हाट इज द लैंग्वेज? द लैंग्वेज इज दैट वैदिक संस्कृत, है ना। In which language the Rigveda is composed? So the language is Vedic Sanskrit. Write the complete sentence, है ना। And then we will see the next question. Now the next question can be कि why were the battles fought during the Rigvedic period, है ना। ये जो ऋग्वेदा वाला से जो भी हमें जानकारी मिल रही है 3500 years ago की, उसको हम ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो वो ऋग्वेदिक पीरियड में बैटल्स क्यों लड़े जाते थे? Why were the battles fought during ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। So what was the reason for the battle? जो बैटल होते थे वो कैप्चर करने के लिए होते थे कैटल्स को। जो बैटल होते थे वो लैंड के लिए भी होते थे। एंड लैंड क्यों इम्पोर्टेंट होता था? लैंड वाज इम्पोर्टेंट फॉर पैस्चर, लैंड वाज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना। एंड अदर देन दिस द बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर वाटर एंड समटाइम्स इट वॉज फॉट टू कैप्चर पीपल ऑल्सो, है ना। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर द बैटल्स? 4 रीजन्स आर देयर। अभी अब उसको लिख रही हूँ मैं। यू स्टार्ट योर आंसर। द बैटल्स वर फॉट ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है। पहले ये लाइन आपकी होनी एकदम मस्ट है आंसर में। नेवर स्टार्ट योर आंसर विथ पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स के साथ आपको आंसर स्टार्ट नहीं करनी है। एक लाइन आप ये देंगे कि द बैटल्स वर फॉट ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। एंड नाउ वी विल गिव द रीजन। व्हाट आर द रीजंस? द फर्स्ट इज टू कैप्चर cattle. The second is to capture the land, which was used for what? Which was, you are able to see now, दिख रहा है, ठीक है। So to capture the land which was used for
pasture and growing crops. ये दो रीजंस हो गए. थर्ड रीजन क्या होगा? थर्ड इज the battles were fought for water, and the fourth point is to capture people. Fourth point, I am writing down fourth point here only. Okay, you will be able to see. ठीक है, ये third point हुआ, and then fourth point is to capture people. ठीक है, तो ये दीज आर द फोर रीजन. ये दिस इज योर फर्स्ट. ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. These are the fourth reason for which these battles were fought during the Rigvedic period. Okay, and now we will see some other question. कि एक बहुत important question है कि राजा के बारे में. जैसे हमने देखा था ना कि राजा जो था वो बहुत ही डिफरेंट होते थे. They were not they did not live in palaces. उनके पास रेगुलर आर्मी नहीं थी. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा निकलेगा. सो द क्वेश्चन कैन बी लाइक डिस्क्राइब द राजा ऑफ दिस राजाज. डिस्क्राइब द राजाज ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड. मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के राजा को आप डिस्क्राइब करिए, वो कैसे थे. ठीक है, the question is describe the rajas of Rigvedic period. तो इसमें हमारा द राजाज ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड वर, इसको आंसर में आप क्या लिखेंगे? द राजाज ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड had following features. ठीक है, the rajas of Rigvedic period had following features. features का मतलब क्या होता है कि वो कैसे थे. हम ये बता रहे हैं कि वो कैसे थे, क्या क्या चीजें उनके साथ एसोसिएटेड थी, उन चीजों को हम बता रहे हैं. उनके फीचर्स, उसी को हम कहते हैं फीचर्स. ओके, so the first thing about the raja is that the rajas were leaders. ठीक है, rajas were leaders chosen by these people Rajas were leaders chosen by people in the assemblies. ठीक है, and then the next point will that the Rajas were not they were not having the regular army and or these palace cities और they did not collected taxes. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा होगा
The Rajas were not living in पैलेसेस. राजा जो थे वो पैलेस में नहीं रहते थे. ये 2 पॉइंट हमने कर लिया है. वी हैव सम अदर पॉइंट्स, है ना, तो वी हैव टू इरेज दिस. इसको अभी मैं मिटाऊंगी और फिर बाकी के जो पॉइंट्स हैं, थर्ड पॉइंट, वो थर्ड और फोर्थ उसको लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर है. अभी आगे थर्ड पॉइंट होगा. Third point, the Rajas did not have capital cities. The Rajas did not have capital cities and regular army. Then the next is the Rajas did not collect taxes. So these are the important thing about the Raja. Okay, तो ये हमने राजा को डिस्क्राइब कर लिया. एंड नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी define these Aryas and Dasyus. आर्या और दस्यु को आपको डिफाइन करना है. ठीक है, तो हुवर आर्यास द पीपल who composed hymns described themselves as Arya. Who composed hymns as Aryans. And who were Dasyus? Dasyus, the people who were the opponent of Aryas. ठीक है, the opponent of Aryas were known as Dasyus. ठीक है, तो ये आर्याज और दस्यूज का हमने डेफिनेशन कर दिया. इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मेगालिथ्स और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेगालिथ्स. ठीक है, तो मेगालिथ्स क्या होते थे उसको अब हम लोग करेंगे. The question is what do you mean by
मेगालिथ से आप क्या मीन करते हैं, ठीक है। सो द स्टोन बोर्डर्स विच वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल and were used to mark the burial sites around 3000 years ago were known as megaliths, ठीक है। तो मेगालिथ्स हम किसे कहेंगे? द स्टोन बोल्डर्स which were carefully arranged by people and which were yes, the stone boulders which were carefully arranged by people and were used to mark and which were used to mark burial sites around 3000 years ago were known as मेगालिथ्स, ठीक है। इसी को हम मेगालिथ्स कहते हैं। And now there are some questions which are there in the textbook, like जो social differences को बताने वाले, एक हमने देखा था ना ब्रह्मगिरी में जो एक ब्यूरियल हुआ है, उसमें एक पर्टिकुलर जो ब्यूरियल है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डेड पर्सन के साथ बरी की गई है, लाइक 33 गोल्ड बीड्स हैं, है ना, देन स्टोन के बीड्स थे, कॉपर बैंगल्स थे। तो ये सब जो इंडिकेट करता है कि सोशल इनइक्वालिटी वॉज प्रिवेलिंग इन दैट एट दैट टाइम ऑल्सो। तो दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, वी डोंट नीड टू डू दिस क्वेश्चन बिकॉज ये पहले से उसमें किया हुआ है। एंड इसमें एक जो स्पेशल ब्यूरियल है हमारा इनाम गांव का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द स्पेशल ब्यूरियल, यस द स्पेशल ब्यूरियल, बिकॉज एक पर्टिकुलर ब्यूरियल की बात हो रही है। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ा होगा तो ऐसे है ना, द का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट ब्यूरियल की बात हो रही है तो हम उसमें द लगाते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव, ओके। Describe the special burial at Inam Gaon. So what was special about this burial? So the first we will write the special burial, following are the features of the स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। जैसे राजा कम ने लिखा था ना, उसी तरह से इसमें भी लिखना होगा कि फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। क्या फीचर्स है? पहला तो यही हो जाएगा कि वन मैन वाज फाउंड, दिस वन मैन वाज फाउंड बuried in a large four-legged क्ले जार, जो 4 लेग वाली क्ले जार है उसमें वो बरी किए गए हैं। he was buried
He was buried in the courtyard of the courtyard of a 5-roomed house, है ना. ठीक है, ये 2 चीजें हमने देख ली. इसके अलावे और क्या था? एंड द हाउस इटसेल्फ इज इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट. थर्ड फीचर इज द हाउस is in the center of the settlement. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज द हाउस हैड अ ग्रैनरी, है ना. 4th पॉइंट जिसमें हमारा होगा वो होगा द हाउस हैड अ ग्रैंडी. इरेजिंग दीज पॉइंट्स एंड द 4th पॉइंट उसके बाद में लिखूंगी. तो आपका 3rd पॉइंट यहाँ तक हुआ है. ये 1st है, ये 2nd है और ये 3rd है. अभी 4th पॉइंट है द हाउस हैड अ ग्रैंडी. So the 4th is the house had a granary. So this is all for today, and in the next class we will start the next chapter, revision of the next chapter.